बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से मैं हूं आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। बच्चों, आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। खलिए की साख्त और खुर्दबीनी जानदार, हिस्सा 2। इसका पहला हिस्सा हम अगले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इस सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने पहले सबक में ये पढ़ा कि खुर्दबीनी जानदार जो है वो किसे कहते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले बेशुमार जानदार जिन्हें हम बरहना आँखों से देख नहीं सकते, खुर्दबीनी जानदार कहलाते हैं। उन्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन के ज़रिए हम देख सकते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या होंगे, हमारे आमोजिश के माहासला हैं। जब आप इस सबक को पढ़ लोगे तो आप लोग बता सकोगे कि खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा किस तरह होती है, फ़ायदामंद खुर्दबीनी जानदार किसे कहते हैं, अमल तखमीर किसे कहते हैं, नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार अमराज फैलाने वाले क्या नुकसान पहुंचाते हैं, ग़िज़ाई समय्यत किसे कहते हैं और ग़िज़ा की हिफाजत किस तरह करनी चाहिए। तो आप इन तमाम सवालों के जवाब देने के काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए सबक शुरू करेंगे। आप लोग बगौर समाअत करें, वीडियो देखें गौर से। हमारा पहला टॉपिक है बच्चों, खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा। खुर्दबीनी जानदार जो है वो किस तरह जो है नशोनुमा पाते हैं, उनकी नशोनुमा के लिए कैसा माहौल होना चाहिए। तो हर खुर्दबीनी जानदार की नशोनुमा और अफजाइश के लिए मखसूस हालात की ज़रूरत होती है। कई खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। तो जिन खुर्दबीनी जानदारों के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हम उन्हें हवाबाश खुर्दबीनी जानदार कहेंगे। और कुछ और जानदार जो हैं खुर्दबीनी जानदार ऑक्सीजन के बगैर भी नशोनुमा पा सकते हैं, उन्हें हम गैर हवाबाश खुर्दबीनी जानदार कहेंगे। खुर्दबीनी जानदार जो है वो समंदर की तह, कुतबी इलाकों की बर्फ, गर्म पानी के चश्मे जैसे नासाजगार हालात में भी जिंदा रहते हैं। ऐसे वक्त वो अपने अतराफ एक सख्त गलाफ तैयार करके हयाती अफ़ाल मौकूफ़ कर देते हैं, यानी वो अपना हयाती काम तमाम रोक देते हैं, क्योंकि उनके लिए वो हालात जो है वो माहौल नासाजगार होता है, उनको सूट नहीं करता। जैसे ही उनको साजगार हालात मुहैया होते हैं, उनको माहौल सूट करने लगता है, तो वो अपने खौल से बाहर आते हैं और उनके हयाती अफ़ाल वो अंजाम देना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि नशोनुमा और अफजाइश नस्ल के लिए खुर्दबीनी जानदारों को मखसूस माहौल मुहैया होना ज़रूरी है, और इस तरह वो बहुत जल्द अपनी अफजाइश अफजाइश नस्ल करते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में खुर्दबीनी जानदार जो हैं वो पैदा होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए तस्वीर में आपको दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पढ़ेंगे खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा कहाँ होती है। तो आपको किताब में एक खास पैमाना दिया हुआ है कि खुर्दबीनी जानदार का जो वास्ता है वो मिट्टी, पानी, सड़ी गली चीज़ें वगैरह है। दर्जा हरारत जो है कितना होना चाहिए खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा के लिए, तो 25 दर्जा था 37 दर्जा सेल्सियस का दर्जा हरारत इनको सूट करता है। ये इस दर्जा हरारत में काफ़ी अच्छी तरीके से नशोनुमा पाते हैं। इनका तग़ज़िया मतलब ये कौन सी ग़िज़ा हासिल करते हैं, ग़िज़ा क्या है इनकी, तो मखसूस तग़ज़ियाती मादे हैं इनके, जैसे कि काई, खज़रा और ऑक्सीजन।
माहौल कैसा होना चाहिए खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा के लिए? तो उनका माहौल नम, मरतूब और गर्म होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को ये याद रखना है। खुर्दबीनी जानदारों की जमात बंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। खुर्दबीनी जानदारों को काई, फफूंद, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस जैसी जमातों में तकसीम किया गया है। इनकी जमात बंदी जसामत, शक्ल, सूरत और हयाती अफ़ाल के लिहाज से की जाती है। अब यहाँ पर हम इस सबक में खुर्दबीनी जानदारों की दो किस्में पढ़ने वाले हैं, जिसमें खुर्दबीनी जानदार क्या फायदे हैं और क्या नुकसान पहुंचाते हैं, किन खुर्दबीनी जानदारों को की वजह से फ़ायदा हासिल होता है और कौन से खुर्दबीनी जानदार हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो हमारा खुर्दबीनी जानदारों की दो किस्में हम इस सबक में पढ़ेंगे। पहली है फ़ायदामंद खुर्दबीनी जानदार, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और दूसरी किस्म है नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार, हार्मफुल खुर्दबीनी जानदार। का तजिया करके उन्हें खाद में तब्दील कर देते हैं। हयाती गैस, ज़राअती बेकार मादे, इंसानी फुजला, नम कूड़ा करकट वगैरह इस्तेमाल करके उन पर खुर्दबीनी जानदारों का के अमल से हयाती गैस और नामियाती कुदरती खाद तैयार की जाती है। नालियों और गटरों की गलाजत पर खुर्दबीनी जानदार अमल करके उसमें मौजूद नामियाती मादों का फौरी तौर पर तजिया करते हैं। इस तरह तजिया कारी के जरिए खुर्दबीनी जानदार माहौल को साफ सुथरा रखने में मदद देते हैं। खुर्दबीनी जानदार दूध से दही, छाछ, मक्खन, चीज़, पनीर वगैरह जैसी दूध की हासिलात की तैयारी में अहम किरदार अदा करते हैं। चमड़े की सनत में चमड़े पर अमलकारी, घाय पात से रस्सी और धागे बनाने के अमल में खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल किया जाता है। खुर्दबीनी जानदार तखमीरी अमल को भी अंजाम देते हैं। दूध से दही, फलों और अनाज से अल्कोहल, आटे से पाव बनाने, इसी तरह एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विटामिन और ज़िद्द हयातिया की तैयारी में अमल तखमीर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि अगला हमारा अगला टॉपिक है ज़िद्द हयातिया और तखमीर। तो हम पहले देखेंगे तखमीर। तखमीर का इंग्लिश में मतलब होता है फर्मेंटेशन। खुर्दबीनी जानदारों के अफ़ाल की वजह से कुछ अशिया का दूसरी कीमियाई अशिया में तब्दील होने का कीमियाई अमल तखमीर कहलाता है ना। ये तारीफ आप लोगों को याद रखनी है कि खुर्दबीनी जानदारों के अफ़ाल की वजह से कुछ अशिया का दूसरी कीमियाई अशिया में तब्दील होने का कीमियाई अमल तखमीर कहलाता है। इस अमल में हरारत पैदा होकर कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें तैयार होती हैं। ये गैसें शय के हजम को बढ़ाती हैं, मसलन पाव, इडली के आटे का फूलना, है ना। आप लोग जो है घर में अगर इडली या फिर केक वगैरह बेक करते होंगे तो आपने देखे होंगे कि जब हम उसमें ईस्ट मिलाते हैं तो क्या होता है, उसमें कीमियाई अमल होता है। और ईस्ट जो है एक खुर्दबीनी जानदार है। कीमियाई अमल होने के बाद जो गैस खारिज होती है उसकी वजह से पाव और इडली और केक वगैरह जो है वो फूल कर स्पंजी बन जाते हैं, जो एक अच्छा अमल है। जब ये गैसें बाहर निकलती हैं तो शय में बुलबुले पैदा होते हैं। दूध से दही बनाने, इसी तरह एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विटामिन और ज़िद्द हयातिया की तैयारी में तखमीर के अमल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे फर्मेंटेड फूड्स डेट आर गुड फॉर यू। यहाँ पे आप लोगों को कुछ फर्मेंटेड फूड तखमीरी अमल के ज़रिए पकाए गए फूड यानी कि खाने यहाँ पे आप लोगों को बताए गए हैं। जिससे कि देखिए यहाँ पे गुजराती डिश है ढोकला, योगर्ट यानी कि दही, चीज़, मिसो, इडली, डोसा, किमची और कोम्बुचा टी। ये तमाम जो खाने की चीज़ें हैं ये फर्मेंटेशन के ज़रिए
बनाए जाते हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये ज़ूद हज़म होते हैं, मतलब जल्दी से हमारे मैदे में हज़म हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे तख़मीर को हम और अच्छे तरीके से समझेंगे कि अमल तख़मीर एक ऐसा कीमियाई अमल है जिसमें एक कार्बनी मुरक्कब को खुर्दबीनी जानदारों की मदद से दूसरे किस्म के कार्बनी मुरक्कब में तब्दील कर दिया जाता है। तख़मीरी अमल के दौरान हरारत, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसों का अखराज होता है। अमल तख़मीर के दौरान शय के हजम में इजाफा होता है। देखिए यहाँ पर जब अमल तख़मीर पूरा हो जाता है, जब हम ईस्ट किसी शय में शामिल कर देते हैं तो उसके बाद जो तख़मीरी अमल अंजाम पाता है उसकी वजह से जो भी शय होती है उसके हजम में इजाफा हो जाता है, वो फूल जाती है। इसलिए आम ग़िज़ाई अशिया की तैयारी के लिए इस तामुल का इस्तेमाल किया जाता है। आटे की तख़मीर से पाव तैयार किए जाते हैं। रवा, इडली, भटूरे, नान वगैरह की तैयारी के दौरान खुर्दबीनी जानदारों के इसी अमल का इस्तेमाल किया जाता है। आटा, फलों के रस में खुर्दबीनी जानदारों को नशोनुमा पाने का मौका दिया जाता है तो वो खुद की नशोनुमा और अफजाइश करते हुए अशिया का तज्जिया करते हैं और नए कीमियाई मादे तैयार करते हैं। हम देखेंगे ज़िद्द हयातिया यानी कि एंटीबायोटिक्स। मखसूस किस्म की दवाएं जिस्म में अमराज के जरासीम का खात्मा करती हैं और उनकी नशोनुमा रोकती हैं। इन दवाओं को ज़िद्द हयातिया कहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे मखसूस बीमारियां होती हैं जैसे तपेदिक यानी कि टीबी, टाइफाइड, हैजा। इस इन अमराज के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। पालतू जानवरों को भी जिद्द हयातिया देकर कई अमराज से बचाया जाता है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है हम पालतू जानवरों को भी करके इस्तेमाल उसका करते हैं। नबातात को होने वाले अमराज पर भी एंटीबायोटिक के जरिए काबू पाया जा सकता है। तजुर्बा गाह में खुर्दबीनी जानदारों की मदद से ऐसे टीके तैयार किए जाते हैं जिनके लेने से मखसूस अमराज के खिलाफ जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है। यानी कि ज़िद्द हयातिया एंटीबायोटिक्स ऐसी ऐसी दवाएं होती हैं जो मर्ज़ के जरासीम का खात्मा कर देती हैं, उनको ख़त्म कर देती हैं और उनकी नशोनुमा रोकती हैं। इन्हीं दवाओं को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स, जो कि टैबलेट और लिक्विड दोनों शक्ल में मौजूद होती हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि आप लोगों को इससे हमेशा जहन में रखना है कि ज़िद्द हयातिया में अमराज को मात देने की सलाहियत होने के बावजूद डॉक्टर की सलाह के बगैर उन्हें इस्तेमाल करना नुकसानदाह है। यानी आप जब भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करो, सबसे पहले अपने डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर जब सलाह दे या डॉक्टर जब लिख कर दे कि इस एंटीबायोटिक का आपको इस्तेमाल करना है, तभी आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए, है ना। डॉक्टर की सलाह से ही उनकी खुराक भी पूरी करें, कितने टाइम लेना है एंटीबायोटिक, कितने टाइम खाना है, कितने दिनों तक खाना है, ये तमाम चीज़ें डॉक्टर से अच्छी तरह से पूछ लें। इसी तरह बदन दर्द, सर दर्द, नज़ला जैसी बीमारियों में ऐसी दवाएं ना लें, है ना। ये सब छोटी मोटी बीमारियां हैं, इनको खाने इनके इलाज के लिए आप लोग बिल्कुल भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एंटीबायोटिक के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं हमारे जिस्म पर उसका असर होता है। अब सवाल है बच्चों आप लोगों के सामने कि छोटे बच्चों को मुतय्यना मुद्दत के बाद दाफ़े मर्ज़ का डोज़ क्यों देते हैं? ये डोज़ क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे दाफ़े मर्ज़ बोले तो जो वैक्सीनेशन होता है, जो बीमारी से कबल ही बच्चों को लगा दिया जाता है, जिसे हम आम ज़बान में टीका कहते हैं। तो ये टीका क्यों देते हैं और ये क्या होता है? तो इस सवाल का जवाब है बच्चों हमारे पास कि खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए तजुर्बा खाना में किसी मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए दाफ़े मर्ज़ दवा तैयार की जाती है ना। वैक्सीन तैयार की जाती है। हमको ऐसे मर्ज़ का इंजेक्शन पहले ही दे दें तो हमारे जिस्म में अमराज के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इस मर्ज़ में मुब्तला होने का इम्कान बहुत कम हो जाता है।
तो बच्चों को भी बचपन में ही, छोटी उम्र में ही क्या दे दिया जाता है, वैक्सीन दे दी जाती है, ताकि अगर इन फ्यूचर कभी उनको उस बीमारी से सामना करना पड़े तो उनका बॉडी, उनका जिस्म जो है वो पहले से ही उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहे। यानी उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाई जाती है ताकि वो उस बीमारी से लड़ने की कुव्वत अपने जिस्म में पैदा कर सकें। इसलिए छोटे बच्चों को मुतय्यना मुद्दत के बाद दाफ़े मर्ज़ का डोज़ यानी वैक्सीन दी जाती है, टीका लगाया जाता है। अब आप लोगों को याद करना है कि खाने के डब्बे में या रोटी के डब्बे में अगर हम मिठाई, डबल रोटी भूल से रह जाए तो 3-4 दिन बाद क्या होगा। हम अक्सर क्या करते हैं, घर में अगर हमारे रोटी बची हुई है या फिर ब्रेड वगैरह बच जाता है और हम 3-4 दिन तक उसको भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता उनका इस्तेमाल करना, तो क्या होता है। आप लोगों ने इसका बहुत अच्छे से मुशाहिदा किया होगा अपने घरों में। तो इसका जवाब है बच्चों कि अगर मिठाई, डबल रोटी यानी कि पाव को लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना किया जाए तो इस पर फफूंदी उग जाती है, इन अशिया में सड़ान पैदा हो जाती है, वो सड़ जाती हैं, इसलिए उन्हें इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होता है। मिठाइयाँ खुर्दबीनी जानदारों की वजह से ख़राब हो जाती हैं। खाने के डब्बे में अगर डबल रोटी को, पाव को, ब्रेड को लंबे अरसे तक रखा जाए तो उस पर फफूंद के रेशे उग जाते हैं। तो ऐसी ग़िज़ा जो है वो हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फफूंदी लगी हुई, सड़ान जिसमें पैदा हो गई हो, वो ग़िज़ा से हमें परहेज़ करना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए यहाँ पे आप लोगों को शक्ल में दिखाया गया है हार्मफुल खुर्दबीनी जानदार, जैसे फंगाई है, वायरस है, बैक्टीरिया है, ये जो है हार्मफुल खुर्दबीनी जानदार है, नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार है ना। बैक्टीरिया, वायरस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि आजकल हमारे दुनिया में बहुत ज़ोरों शोरों से कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है ना। तो ये जो कोरोना वायरस है ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, खुर्दबीनी जानदार है। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार जो है वो क्या होते हैं, है ना। जो हमें नुकसान पहुंचाए, जो ग़िज़ा को सड़ा दें, है ना, जिसकी अफजाइश से ग़िज़ा इस्तेमाल के काबिल ना रहे, वो कहलाते हैं नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार। अब जब ग़िज़ाई अशिया ख़राब हो जाएंगी, उस पर खुर्दबीनी जानदार उग जाएंगे, फफूंदी लग जाएगी, तो क्या वो हम ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे? नहीं, बल्कि ऐसी ग़िज़ा को हमें फेंक देना चाहिए, कचरे में डाल देना चाहिए। अब हम देखेंगे ग़िज़ाई समय्यत यानी कि फूड पॉइजनिंग। अब देखो बच्चों, अगर हम सड़ी हुई ग़िज़ा या ख़राब की ग़िज़ा या जिन पर फफूंदी उगाई हो ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हम फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाएंगे। जब ग़िज़ाई अशिया पर खुर्दबीनी जानदार होते हैं तो उसमें एक जहरीला मादा एंटेरोटॉक्सिन्स नामी मादा जो है वो ग़िज़ा में वो खारिज करते हैं। जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं वो अपने जिस्म से जहरीले मादे जिसका नाम है एंटेरोटॉक्सिन ग़िज़ा में खारिज करते हैं। इन मादों से ग़िज़ा जो है वो जहरीली हो जाती है। इस किस्म की ख़राब और जहरीली ग़िज़ा के इस्तेमाल से इंसान को कै और दस्त की शिकायत पैदा होती है, यानी वॉमिटिंग होएगी, दस्त हो गए मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा तादाद में टॉयलेट करने लगेगा इंसान, पॉटी होगी, दस्त की शिकायत होगी, पेट दर्द करेगा। ग़िज़ा पर सफ़ेद कर्स जैसा गिलाफ या सिया ज़र्रात का नज़र आना ग़िज़ा पर फफूंद उगने की अलामत है। बासी और नम ग़िज़ाई अशिया पर फफूंद जो है वो तेज़ी से उगती है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें कैसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए यहाँ पे सिम्टम्स बताए गए हैं फूड पॉइजनिंग के। बुखार आता है, फ्रिक्वेंटली दस्त आते हैं, उल्टी होती है और इसी तरीके से पसीने आते हैं, हमको अच्छा महसूस नहीं होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें हमेशा अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी ख़राब ग़िज़ा को हमें क्या करना चाहिए, कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए।
इस किस्म की ग़िज़ा के इस्तेमाल से सेहत को ख़तरा हमारी लाहक होता है, इसलिए हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ग़िज़ा की हिफाज़त, केयर ऑफ़ फूड। तो बच्चों, आप लोगों को याद रखना है कि हमेशा ताज़ा और ढँक कर रखी हुई ग़िज़ा इस्तेमाल करें। हमेशा साफ़ और उबाला हुआ पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें। खाँसते और छींकते वक्त नाक और मुंह पर रुमाल रखें। अपने अतराफ के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। मकान के इर्द गिर्द कूड़ा करकट और पानी ना जमा होने दें। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें किस तरह ग़िज़ा की हिफाज़त करनी चाहिए और हमें कैसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान। अब हमारा अगला टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान। ये जो तहरीक है, ये भारत सरकार के ज़रिए चलाई जा रही है, जो कि शहरों और गाँवों की सफाई के लिए शुरू की गई है। इस अभियान में शौचालय यानी कि जो टॉयलेट हैं, शौचालय का निर्माण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, गलियों व सड़कों की सफाई, देश की बुनियादी ढांचे को बदलना आदि शामिल हैं। इस अभियान को आधिकारिक तौर पर राजघाट, नई दिल्ली में 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया और किस के लिए शुरू किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए पूरे भारत में तकरीबन 80 ये अभियान चलाया गया है कि जो 80% अमराज हैं वो सफाई का ख्याल ना रखने से फैलते हैं। इसके तहत ये मालूमात हमें दी जा रही है। बीमारियों को फैलने से रोकने के कुछ आसान तरीके इस अभियान में बताए गए हैं कि माहौल को साफ सुथरा रखिए, इधर उधर कचरा ना डालिए, कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके से ठिकाना लगाइए, खुली जगह पे रफा हजत ना करें। ये मुतादी अमराज की रोकथाम की आसान तदाबीर हैं। इसी तरीके से अवामी सेहत और ख़ुद को साफ रखने की आदत से अवाम में बेदारी पैदा करें। इस मकसद के लिए पूरे मुल्क में स्वच्छ भारत अभियान ये तहरीक कौमी सतह पर काम कर रही है। साफ सफाई रखकर अपनी सेहत की हिफाजत करने की इस सरगर्मी का आपको भी हिस्सा बनना है। तो एक कदम स्वच्छता की ओर आपको भी बढ़ाना है। आप अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द को, अपने स्कूल को साफ सुथरा रखिए, बीमारियों से बचिए और साफ सुथरा भारत मुहिम में शरीक होइए। टॉपिक है बच्चों पैथोजेंस, डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अमराज फैलाने वाले खुर्दबीनी जानदार। ऐसे खुर्दबीनी जानदार भी होते हैं जो अमराज फैलाते हैं। नालियों की गंदगी से आबी ज़खायर का पानी आलूदा हो जाता है ना। जो गटरें होती हैं वो गटरें जो है वो जब बड़े बड़े आबी ज़ख़ीरे में मिलती हैं, समंदर और नदियों से मिलती हैं, तो उन ज़खायर का पानी भी आलूदा हो जाता है, जिसमें अमराज फैलाने वाले खुर्दबीनी जानदार पैदा होते हैं। इसी तरह बासी और गैर सेहतमंद दाना माहौल में रखी खुली ग़िज़ा में भी खुर्दबीनी जानदार शामिल हो जाते हैं। मक्खियों के ज़रिए आलूदा की हुई ग़िज़ा और आलूदा पानी के इस्तेमाल से पेचिश, टाइफाइड, हैज़ा, यरकान, गैस्टर वगैरह जैसे ग़िज़ाई नाली के अमराज लाहक होने का ख़तरा रहता है। तनफ़ुसी आज़ा के मर्ज़ से मुतासरा शख्स के खांसने और छींकने से इस मर्ज़ के जरासीम हवा में शामिल हो जाते हैं। एक सेहतमंद शख्स जब इन खुर्दबीनी जरासीम की जद में आता है तो वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। बच्चों, आप लोगों को याद होना चाहिए कि खुर्दबीनी जानदार जो है वो इतने महीन ज़र्रात जानदार हैं जो हमें हमारी सादी आँखों से, बरहना आँखों से नज़र नहीं आते। और ये मर्ज़ जब किसी मुतासरा शख्स के खांसने और छींकने से इस मर्ज़ के जरासीम हवा में मुंतकिल हो जाते हैं। तो इसी वजह से आज के जो कोरोना का दौर हमारे दुनिया में जो चला हुआ है, तो इसमें हमें मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है।
ताकि मास्क जो है वो हमें किसी मुतासरा शख्स के खांसने और छींकने से बचा सके। जरासीम जो है वो हवा में शामिल हो जाते हैं, उन जरासीम को हम तक पहुंचने से रोकने के लिए हमें मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। एक सेहतमंद शख्स मतलब एक जो आदमी है जो बीमार नहीं है, जब अगर उन खुर्दबीनी जानदार की जरासीम की जद में आता है तो वो भी इस मर्ज में मुब्तला हो जाता है। इसलिए बच्चों आप लोग भी मास्क का इस्तेमाल कीजिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और अपने माहौल को, अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखिए। कचरे के ढेर, गटर और ठहरे हुए पानी के मकामात पर मच्छरों की अफजाइश होती है। मच्छरों के काटने से मुख्तलिफ किस्म के खुर्दबीनी जानदार इंसानी जिस्म में दाखिल होकर मलेरिया, डेंगू, फेल्पा, जर्द बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार जैसे अमराज लाहक करते हैं। तो बच्चों आप लोगों को अपने खुद की सफाई का, अपने आसपास के माहौल की सफाई का ध्यान रखना है, गंदगी से बचना है, गंदगी फैलाने से भी अपने आप को रोकना है। अब हमारा अगला टॉपिक है फीवर यानी कि बुखार। हमें बुखार आना यानी हकीकत में ये क्या है? जब हमें बुखार आता है तो वो क्या होता है? सेहतमंद इंसान के जिस्म का दर्जा हरारत 37 दर्जा सेल्सियस होता है। यानी एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई बीमारी नहीं है तो उसके जिस्म का दर्जा हरारत 37 दर्जा सेल्सियस होता है। जिस्म में जरासीम दाखिल होने पर हमारे खून में मौजूद कुव्वत मुदाफ़ियत अमल करना शुरू करती है, इसलिए जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता है, जिसकी वजह से जरासीम खत्म हो जाते हैं, है ना। हमारे जिस्म में जब जरासीम को खत्म करने के लिए हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत काम करना शुरू करती है तो उस अमल की वजह से जो है वो हमारे जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता है और हम समझते हैं कि हमें फीवर है। जख्म मुंदमिल हो जाते हैं। जख्म मुंदमिल होते वक्त उनके गर्म महसूस होने की वजह भी यही है। यानी जो फीवर है वो हमारे लिए एक्चुअली क्या है, एक अच्छी बात होती है कि हमारे जिस्म में मौजूद जो जरासीम हैं वो खत्म होना शुरू हो रहे हैं, उनका खात्मा होना शुरू हो गया है। इसी वजह से जो है हमें बुखार आता है। ठीक है बच्चों, अब हम घर काम के सवालात देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर घर काम के सवालात हैं। सवाल नंबर 1, खुर्दबीनी जानदारों के फ़ायदे और नुकसानात वाज़ेह कीजिए। सवाल नंबर 2, बुखार में मुब्तला होना हकीकत में क्या है? सवाल नंबर 3, नम और खुश्क कचरा अलग अलग क्यों जमा करना चाहिए? इन तीनों सवालों के जवाब आप लिखिए, सोचिए और अपनी कॉपी में तहरीर करके अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसका इस्तेमाल कीजिए, घर काम के सवालात को हल कीजिए और उसका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, अपने टीचर से चेक करवाइए। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।